नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर के साथ। वक्फ को लेकर ये बड़ी खबर आपको दे दे, जहां सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। 7 दिन का समय सरकार को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का समय दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को होगी अगली हियरिंग। जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन मिले हैं। अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी। वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। एसजी ने कहा अगले आदेश तक नियुक्ति नहीं होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रखे हैं। अगली सुनवाई तक जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, यानी कि जो है जस का तस बना रहे, किसी तरह का कोई परिवर्तन इसमें ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कर दिया गया। और इसके अलावा सरकार को 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्वीर भी साफ कर दी है। तो जो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई होनी है, लेकिन उसी के साथ सरकार को भी 7 दिन के अंदर देना होगा जवाब। नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात, जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे। इसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने पर स्वतंत्र है। और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे। और उसके बाद उनको रिजवाइंडर का जो पिटीशन है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे। और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। उन्होंने जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसन रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। जॉइंट अभी तक जो हुआ है वो पिटिशनर्स के फेवर में ही हुआ है, तो इसलिए वो उस पर सहमत हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज पिटिशनर के फेवर में नहीं है तो कोर्ट पिटिशनर या रिस्पोंडेंट के आधार पर नहीं रन करती है, कोर्ट जस्टिस के आधार पर रन करती है। इसलिए कोर्ट ने जो किया उसका हम स्वागत करते हैं। अभी तक जो हुआ है वो पिटिशनर्स के फेवर में। वक्फ बाय यूजर एक परंपरा है, मतलब वक्फ बाय यूजर संपत्ति को लेकर क्या है, देश भर में 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। और वो संपत्ति जो लंबे समय से धार्मिक या सामुदायिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही हो, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान या चैरिटी के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा हो, भले ही उसके लिए कोई लिखित दस्तावेज या वक्फ डीड ना हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहसिन खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधा न्यूज रूम का रुख करेंगे। मोहसिन, देखिए, एक नजर थी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को लेकर भी कि आखिर वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करता है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया यथास्थिति बनी रखे। सरकार को कह दिया 7 दिन के अंदर जवाब दीजिए। अगली हियरिंग का समय भी तय कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कैसे देखें? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उससे फौरी तौर पर जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, तो याचिकाकर्ताओं में अभी थोड़ा बहुत सुकून ज़रूर है, क्योंकि 3 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें सबसे बड़ा बिंदु तो था वक्फ बाय यूज़र का, दूसरा था जो वक्फ संपत्तियाँ हैं उनको लेकर था, और तीसरा था कि जो वक्फ संशोधन बिल के तहत जो गैर मुस्लिम सदस्यों को इस कमेटी में शामिल किया जाएगा, इस वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा, उसको लेकर ये 3 बिंदुओं पर सुनवाई होनी थी, जिसमें 5 मई को अब अगली
अगली सुनवाई होगी तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथा स्थिति बनी रहेगी। अभी किसी भी तरह से इसे जो है लागू नहीं किया जाएगा और इसमें किसी भी तरह की अभी कोई भी आप जो है इस प्रावधान को लागू नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात अर्चना यह है कि वक्फ बाय यूजर को लेकर जो बात कही गई है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें कहा गया था कि पूरे देश के अंदर जो है तकरीबन 8 लाख वक्फ संपत्तियां और उनमें से 4 लाख वक्फ की संपत्तियां ऐसी हैं जो प्रॉपर्टी है वक्फ की वो वक्फ बाय यूजर में शामिल है, यानी कि उसमें वो रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में इसे इस तरह भी समझा जा सकता है वक्फ बाय यूजर को कि अगर मेरी कोई ज़मीन है और मैंने वो ज़मीन किसी धार्मिक कार्य के इस्तेमाल के लिए दी है, जैसे अनाथालय हो गया या फिर कोई धार्मिक मदरसा हो गया या फिर इसके अलावा कोई किसी परोपकार के लिए दी गई ज़मीन है, तो उसका रजिस्टर्ड होना वक्फ में, उसका वक्फनामा होना ज़रूरी हो या ना हो ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि ज़िला अधिकारी जो है, चूँकि पहले सर्वे कमिश्नर हुआ करता था, तो अब जैसे वक्फ संशोधन बिल आया है तो उसमें तमाम शक्तियाँ जो हैं वो ज़िला कलेक्टर को दी गई हैं। तो उसमें भी ये बिंदु रखा गया था कि ज़िला कलेक्टर अगर किसी सरकारी भूमि को चिन्हित करता है, किसी सरकारी ज़मीन को चिन्हित करता है, तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक कि कोर्ट उस पर अपना कोई अंतिम फैसला ना दे दे। यानी कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को वक्फ भी माना जाएगा, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तीसरा बिंदु जो था कि जो वक्फ बोर्ड अब बनेगा, संशोधन होने के बाद जब ये कानून बनता है तो उस कानून के बाद उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने की बात कही गई थी कि स्थायी तौर पर 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, उसमें महिलाएं भी होंगी। तो उसको लेकर भी ये सवालात खड़े हुए हैं कि अगर वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम सदस्य शामिल हो सकते हैं तो क्या हिंदू ट्रस्ट के अंदर मुस्लिम सदस्य शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिंदु था, एक बहुत बड़ा सवाल था। तो 5 मई तक जो है अभी फिलहाल जो है इस पूरे मामले में जो गहमा गहमी है वो भी थोड़ी थमेगी और 5 मई को इसमें अगली सुनवाई होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र लेकिन सरकार से मोहसिन देखिए 5 मई को क्या होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बड़ी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जो जैसा है वो वैसा रखे, यानी कि यथास्थिति बनी रखे। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी कह दिया 7 दिन में जवाब दीजिए। तो फिलहाल याचिकाकर्ताओं के लिए ये थोड़ी सी राहत भरी बात है। देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर रचना की याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ी सुकून देने वाली और राहत देने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना अभी जो याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जो फैसला सुनाया और उसमें कहा है कि अगले 7 दिन के भीतर केंद्र सरकार इसमें जवाब देगी। और जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु है वक्फ बाय यूज़र और दूसरा कि जो वक्फ की संपत्ति उसे वक्फ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा जब तक कि कोर्ट उस पर कोई निर्णय नहीं दे देता है। जिला अधिकारी अभी जांच कर सकते हैं लेकिन प्रावधान को फौरी तौर पर अभी लागू नहीं किया जाएगा। और वक्फ बाय यूज़र में जो तकरीबन 4 लाख ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो वक्फ बाय यूज़र में रजिस्टर्ड है, उन पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। इसको लेकर भी पूरी तरह से जो है सुनिश्चित कराया जाएगा। तो ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर जो है याचिकाकर्ताओं में राहत है और वो याचिकाकर्ता राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अजदुद्दीन ओवैसी ने अपना बयान जारी किया और कहा है कि हमारी कानूनी लड़ाई लगातार जारी रहेगी, तो देखना ये दिलचस्प होगा अर्चना की 5 मई को जब सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर सुनवाई करता है तो उसमें क्या अहम चीज़ें निकल कर सामने आती है और केंद्र सरकार जो है 7 दिन के भीतर अपना इन बिंदुओं पर क्या जवाब देती है। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, सबसे बड़ा बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर जो है जो वक्फ बोर्ड होगा, वक्फ बोर्ड में अगर गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया जा रहा है वक्फ संशोधन बिल के बाद में, जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं उन्हें शामिल ठीक है किया जा सकता मोहसिन, है। तो मैं आपको क्या यहाँ पर रोकना चाहूंगी, वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से तनुज दीक्षित अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सीधा मैं सवाल लूंगी। तनुज दीक्षित जी, देखिए वक्फ संशोधन कानून, इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं। हालांकि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक चीज स्पष्ट कर दी, फिलहाल जो जैसा है वो वैसा ही रखे और अगली हियरिंग भी होगी, सरकार से भी जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन इसको लेकर वक्फ बाय यूजर और तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सवाल उठ रखे हैं, एक बार जरा उस पर स्पष्टीकरण कर दीजिए। देखिए, जिस तरीके से कानून एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में फॉर्म होता है और क्योंकि इस कानून के अंदर सबसे पहले जब पिछले साल आया था उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, कमेटी में अपने सजेशन दिए गए, 14 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, उसके बाद दोबारा इसको पारित किया गया, पूर्ण जो है उसमें बहुमत प्राप्त हुआ लोकसभा से, राज्यसभा से। देखिए, कानून बनने की स्थिति में इतने सारे इसने महत्वपूर्ण इसके फेसेस निकले हैं अमेंडमेंट। साथ में जो जेपीसी बनी थी उसमें मुस्लिम समुदाय के सांसद भी शामिल रहे हैं। इन सब चीजों के बावजूद में अब क्योंकि कानून को चैलेंज किया जा रहा है कोर्ट के अंदर, सेक्शन आर्टिकल 131 के अंडर में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास में राइट्स नहीं है
कंडीशन में उस कानून को रद्द कर सकता है। ऐसा जी। पहले हुआ है, जैसे कृषि कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व में रद्द किया जा चुका है, लेकिन पूर्ण ये है, क्या ये कानून में असंवैधानिकता नजर आ रही है? जिन आर्टिकल्स के बिहाफ पे इसे चैलेंज किया गया है, उसमें आर्टिकल 295, 296, 228 और 29 महत्वपूर्ण रूप से इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को लेकर के, धार्मिक प्रोपोगंडास को लेकर के इसको अलग अलग दलीलों के द्वारा, अलग अलग पिटिशंस के द्वारा, से ज्यादा पिटिशन इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस समय दायर है, जिसकी कंबाइंड सुनवाई की जा रही है। लेकिन जानकारी हो कि पहले भी इस देश में जैसे आधार का कानून था, उसको लेकर के सुनवाई अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, या फिर हम बात करें सीआरए की, ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पे सुप्रीम कोर्ट में कई मुद्दों पर सुनवाई चल रही है। जरूरी नहीं है कि इसका डिसीजन इंस्टेंट आए और कानून पूर्ण रूप से रद्द हो, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ संशोधन किए जाए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तनुज दीक्षित जी, यही मेरा पॉइंट है। अभी सुप्रीम कोर्ट तमाम चीजों को देख रहा है, तो उम्मीद है कि कानून को खत्म करने की बजाय इसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे आपत्ति जाहिर की जा रही हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे ये लिखा, जिसपे साफ तौर पर ऑब्जेक्शन है और उसी को लेकर विरोध भी हो रहा है, याचिकाएं भी डाली गई हैं। तो इसको एक परिवर्तन की शक्ल दी जाएगी या खत्म कर दिया जाएगा? ग्राउंड्स क्या कहते हैं? देखिए, ग्राउंड्स ये है कि जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी ने भी बहस में काफी सारे बिंदु सरकार की तरफ से रखे, और कल भी जिस तरीके से बहस हुई, आज जो हुआ, निश्चित रूप से अब जो अगली सुनवाई इसमें होना है 5 मई की शायद नियत करी है तिथि, और कहीं ना कहीं ग्राउंड्स बहुत क्लियर है। इसमें मुख्य रूप से जो आपत्ति है वो सिर्फ हिंदू को सदस्य बनाने को के अंदर, बोर्ड के अंदर एक वो है, लेकिन वो अगर है तो उस आपत्ति पे शायद मंथन हो। उसके अतिरिक्त इसके अंदर आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। आज गरीब मुस्लिम समुदाय जो है, एक पिछड़ा वर्ग है मुस्लिम समुदाय में, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आज वक्फ की जो जमीनें हैं, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है, वक्फ का जो पैसा है, आज उनके यूज में नहीं आ रहा है, उनके रिफॉर्म में नहीं आ रहा है। ये एक्ट लागू होने के बाद में उसका यूटिलाइजेशन वो कर सकेंगे। इसमें मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं है अभी तक वक्फ बोर्ड के अंदर, वो वक्फ बोर्ड में उनको भी स्थान मिलेगा। तो अर्चना जी, कहीं ना कहीं ये बिल जो है मुझे लगता है कि संवैधानिक है, और अगर कोई संशोधन की इसमें आवश्यकता रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर वो संशोधन करेगा। रद्द करना मुझे एक ऑप्शन के रूप में नजर नहीं आता है भविष्य में। जी तनुज दीक्षित जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक व्यक्तिगत आपने इसमें राय दी कि संवैधानिक है, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से किया जा रहा है, जमीनें छीन ली जाएंगी और इसका जो फायदा है वो मुसलमानों को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ जमीन हड़पने के लिए सरकार एक कानून लेकर आ रही है, ये तमाम चीजें हैं। अब क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, मैं एक और सवाल आपसे समझना चाहूंगी, क्या इसमें कोई ऐसा पॉइंट आपको लगता है जिसमें थोड़े से परिवर्तन की उम्मीद हो सकती है? देखिए, मैंने आपसे कहा जिस तरीके से हिंदुओं को वक्फ बोर्ड के अंदर सदस्य बनाना, ये शायद एक आपत्तिजनक बात इसमें नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त मुझे और कोई पॉइंट इसमें नहीं लगता है। देखिए, बाकी अगर कुछ है तो निश्चित रूप से सरकार के विरुद्ध एक मानसिकता है जिसको प्रदर्शित किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज धारा 40 सेक्शन 40 अगर इसमें हटाया गया है, जिससे सिर्फ आप वक्फ काउंसिल में इसको चैलेंज कर सकते थे, लेकिन अब उस सेक्शन के हटने के बाद से आप तमाम तरीके की कोर्टों में अपने मामलों को ले जा सकेंगे। तो ये एक लिबर्टी प्रोवाइड कर रहा है ये नया कानून। नए कानून से जो अमेंडमेंट से जो लिबर्टी है वो लोगों को मिलेगी, मुस्लिम समुदाय को मिलेगी, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये इससे आने वाले समय में मुस्लिम समुदाय के लोगों का फायदा होगा। तनुज दीक्षित जी, आज आपकी इस बात को मुझे लगता है हमारे तमाम दर्शकों को सुनना चाहिए और उन लोगों को भी अपने कान खोल लेने चाहिए जो इस कानून को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश करता है, क्योंकि आप तो कानून को बहुत नजदीक से और बड़ी बारीकी से समझते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, उसकी परख हर किसी को होनी चाहिए। राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। राहुल, क्या अपडेट है? आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया फिलहाल यथास्थिति बनी रखे और अगली सुनवाई होनी है उसकी भी तारीख तय कर दी, लेकिन सरकार को भी कह दिया कि 7 दिन के अंदर जवाब दे दें। देखिए, ये निश्चित है कि अगली सुनवाई अब 5 मई को होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे पक्षकार हो
चाहे सरकार हो, दोनों ही को ही कहीं ना कहीं राहत की खबर ये है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने 7 दिन का वक्त मांगा था अंतरिम आदेश के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको 7 दिन का वक्त दे दिया गया है और 7 दिन के बाद 5 दिन का वक्त जो है वो प्रत्युत्तर के लिए रखा गया है। यानी कि 7 दिन वक्त मिलेगा सरकार को अपना पक्ष दायर करने के लिए, 5 दिन का जो वक्त है वो प्रत्युत्तर के लिए जो वो दलील दी जा रही हैं उसको उनको मिलेगा। लेकिन स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और जो है स्पष्ट कर दी है कि 5 मुख्य दलीलों पर 5 मुख्य पिटीशन पर ही 5 मई को सुनवाई होगी। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि 5 जो मुख्य बिंदु हैं जिसमें से 2 पर आज जो है वो अंतरिम आदेश दे भी दिया है 7 दिन के लिए लगभग, क्योंकि देखा जाए तो 7 दिन के लिए जो अब जो समय दिया गया है उसमें जो है वो अब 5 मई को जो सुनवाई होनी है वो 5 मुख्य दलीलों 5 मुख्य याचिकाओं पर होगी, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि 75 से ज़्यादा सुनवाई करना सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आसान नहीं है, लेकिन 5 मुख्य दलीलों पर स्पष्ट कर लें, कंपाइल करके जो याचिकाकर्ता हैं वो कंपाइल कर लें और 5 मुख्य बिंदु और 5 मुख्य जो है याचिकाकर्ता ही जो याचिकाएं हैं वो पेश की जाएं। 5 मई को उस पर सुनवाई होगी और जो आज 2 बड़े आदेश जारी करे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वो उसमें से एक ये है कि जो 3 बिंदु थे जिसमें से एक नियुक्ति पर इस बार बात नहीं हुई है, लेकिन जो नियुक्ति की जानी है यानी कि जो बफ बोर्ड है, बफ काउंसलिंग है, उसमें अगले 7 दिन तक कोई नियुक्ति नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि 22 सदस्यीय जो कमेटी बननी थी उसमें से 2 लोग गैर मुस्लिम होने थे, जिसमें से जो पक्षकार थे उन्होंने ये रखा कि इसमें गैर मुस्लिम होना कहीं ना कहीं ये हमारे कानूनों का हनन है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी 7 दिन तक, जब तक सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं कर देती तब तक 7 दिन तक कोई भी नियुक्ति वक्फ बोर्ड बफ काउंसलिंग में नहीं होगी। दूसरा, जो विवादित जो पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, जो पुरानी ईदगाहें हैं, जो पुरानी मस्जिदें हैं, उस पर भी अभी कानूनन रूप से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये भी स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि 7 दिन में जो है बफ और यूज़र जो मुद्दा सबसे बड़ा है उसको भी स्पष्ट कर दिया है कि 7 दिन में अब ऐसी कोई, अभी जब तक सरकार अपना पक्ष दायर नहीं कर देती तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है और रिकॉर्ड के साथ ये कहा है कि अगर कोई राज्य इस पर नियुक्ति करता भी है तो वो नियुक्ति जो है वो मान्य ना हो। अर्चना, ठीक है, राहुल बने रहिएगा। तनुज जी हमारे साथ हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सबके जहन में आज है, वो एक तस्वीर तनुज जी से हम क्लियर कर देते। तनुज जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि इसको धर्म और जमीन दोनों के बीच में एक अलग अलग तर्क दिया जाता है पक्ष और विपक्ष की ओर से। अब विपक्ष कहता है इसे ये धर्म का मसला है, ये किसी की आस्था का मसला है, लेकिन अब जो कानून लेकर आया पक्ष वो ये कहता है कि ये सरासर जमीन का मसला है और किसी की भी, चाहे वो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा और उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा इस कानून से। वो एक स्थिति आप स्पष्ट करें तनुज दीक्षित जी। देखिए, बेशक रूप से जिस तरीके से ये कानून को अमेंडमेंट किया गया है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग भी जेबीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बतौर सांसद उसमें पार्टिसिपेशन किया, देश भर से लोगों के ओवरव्यू मंगाए, ईमेल के द्वारा, फैक्स के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, काफी सारे। देखिए, उसको बेहतर बनाने का केंद्र सरकार जो प्रयास करा है इस कानून में अमेंडमेंट लाने का, वो इसको बेहतर बनाने का करा है, ना कि इसको और किसी के लिए दुविधा हो ऐसा कुछ इसमें सोचा है। खास करके अगर हम बात करें तो संविधान के आर्टिकल 26 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के ये बताया जा रहा है कि ये इसका उल्लंघन करता है। आर्टिकल 26 का, इसी को लेकर के पिटीशन दायर है। साथ में आर्टिकल 29, 30 यानी कि अल्पसंख्यक के अधिकारों की सुरक्षा को छीनना, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। और बार बार इन्हीं विषयों को लेकर के जो पिटीशन है, और आर्टिकल 25 जिसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन, ये सब चीजों को लेकर के पिटीशन दायर की गई है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, इन दलीलों के अंदर आधार उतना कॉन्क्रीट नजर नहीं आता है। बेशक रूप से सदस्य को लेकर के एक जो बात है उस पर जरूर सुप्रीम कोर्ट शायद विचार करे, लेकिन उसके अतिरिक्त इस कानून के अंदर मुझे ऐसी कोई तरीके की चीज नहीं दिखाई देती है जिससे मुस्लिम समुदाय को कोई परेशानी का सामना भविष्य में करना पड़े। ठीक है मोहसिन, तनुज दीक्षित जी ने जैसे तमाम चीजों को बड़े स्पष्ट रूप से रखा न्यूज़ 1 इंडिया पर, और मोहसिन हम सड़कों पर देख रखे हैं इसी बिल को लेकर विरोध हो रहा है, बयानबाजियों का दौर चल रहा है। मुझे लगता है अब उनके कलेजों को थोड़ी ठंडक पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि जो सर्वोपरि अदालत है वो कह रखे थोड़ा तो हौसला रखिए, फैसला आने तो दीजिए, उससे पहले इस तरह की स्थिति ना हो। मुझे लगता है
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्चना आपने बिल्कुल सही कहा है कि उन लोगों के कलेजे को तो ज़रूर ठंडक महसूस हुई होगी जो लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, वक्त दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जो कानून है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, उससे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग ऐसे लोगों को आगे लाकर इसकी मुखालफत करा रहे हैं, बेहतर होता कि वो वक्फ संशोधन बिल को पहले खुद अच्छी तरह से समझते और समझने के बाद में उसे जाकर अपने लोगों को समझाते। क्योंकि देखिए वक्फ संशोधन बिल आने के बाद में जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो लगातार जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रही है, लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी रही है वक्फ की संपत्तियां, उसमें कहीं ना कहीं जो पर्दा है वो हटेगा। तो उसको लेकर जो है उनके पेट में, उन लोगों के पेट में ज़रूर दर्द है जो लंबे समय से वक्फ बोर्ड के अंदर अपने पैर जमाए बैठे हैं, कुंडली मारे हुए बैठे हैं। अब देखिए ना, पूरे देश के अंदर हज़ारों ऐसे मामले हैं जो वक्फ संपत्तियों को लेकर लंबित पड़े हैं और वक्फ संपत्तियों को लेकर लगातार विवादों की स्थिति बनी रही है। कई बार ये हुआ कि टकराव के हालात भी बन गए। तो सरकार चाहती है कि इसमें पारदर्शिता रहे, उसी को लेकर वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। इसके अगेंस्ट में जो याचिकाएं गई हैं, अब 5 याचिकाओं को उसमें मुख्य रूप से रखा गया है, जिसमें 5 मई को सुनवाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर है, अभी जो विरोध की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आएगी। अर्चना, ठीक है मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, आप अपडेट देते रहिएगा, लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट भी आपसे लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्थिति अभी यथास्थिति बनी रखे, सरकार इस पर जवाब तलब करे 1 हफ्ते के अंदर, अगले सुनवाई का इंतजार करना होगा। इस पर रहेगी हमारी नजर। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार।